ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस से चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर की ये डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी। कंप्लीट चैप्टर इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देंगे, यानी ये कह सकते हैं कि वन शॉट एक्सप्लेनेशन होगी ये इस चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस की। चैप्टर नंबर 5 के जो भी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, उन सभी की एक अलग से वीडियो बनाई गई है। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं। सो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा क्लास 10th पूरी की पूरी बुक जो भी हमारी है, सारे के सारे चैप्टर्स को एक प्लेलिस्ट में इकट्ठा किया गया है। आप कोई सा भी चैप्टर उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस नेक्स्ट पेज से। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं, सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन यहां पर हमारे सामने है, इसमें दिया गया है द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ऐसे सभी प्रोसेसेस, ऐसे सभी काम जो बॉडी को मेंटेन रखते हैं और सर्वाइवल के लिए बहुत नेसेसरी यानी कि सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हैं, उन सभी प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहते हो तो एक और डेफिनेशन आपके लिए मैंने लिख दी है। इसमें दिया गया है ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ऐसे सभी प्रोसेसेस जो इकट्ठा होकर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो भी ह्यूमन है या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको अलाइव यानी कि जिंदा रखते हैं, ऐसे सभी टास्क को लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। यानी कि लाइफ प्रोसेस सिंपल वर्ड्स में किसको कहेंगे, जो बॉडी को मेंटेन रखे और जो बॉडी को अलाइव रखे। ऐसे सभी काम जो भी होते हैं वो सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। सिंपल लाइन में समझा हमने। अब एग्जांपल की बात करेंगे। आप कहोगे भैया लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं, ये तो बता दो। बिल्कुल बता रहा हूं तुम्हें। एग्जांपल्स में यहां पर टोटल हमें 4 लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th के सिलेबस में पढ़ने हैं। सबसे पहला इसमें न्यूट्रिशन है, दूसरा रेस्पिरेशन है, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन है और चौथा है एक्सक्रीशन। जो भी प्लांट्स हैं और जो भी ह्यूमंस हैं, उनमें ये चारों के चारों लाइफ प्रोसेसेस किस तरह से होते हैं, सारी डिटेल हमें समझनी है। एग्जाम में इन 4 लाइफ प्रोसेसेस से अलग कुछ भी आपका नहीं आएगा। एग्जाम से मुझे याद आता है कि एग्जाम की तैयारी करने का सही तरीका क्या है। सही तरीका है पिछले साल के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस आपने करनी होगी। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे कहां पर आपको, ओसवाल गुरुकुल की ये बुक है लास्ट 10 ईयर सोल्ड पेपर्स है। इसमें आपके जो जो भी मेन सब्जेक्ट हैं, साइंस, मैथ, सोशल साइंस और इंग्लिश, इन सभी के पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए हैं फाइनल एग्जाम में, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं, वो भी सोल्व है। इसको परचेज करो, इससे प्रैक्टिस करो। जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को आपको मिल जाएगी और ज्यादा से ज्यादा स्कोर आप कर पाओगे। अगर इसको परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं या फिर डायरेक्ट अमेजोन पे जा सकते हो। अमेजोन पे जाओ और सर्च कर लो ओसवाल गुरुकुल लास्ट 10 ईयर सोल्ड पेपर से। इसको परचेज करो, प्रैक्टिस करो और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म भी कर देना है। आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर वापस। अब जो भी हमारे ये चारों के चारों लाइफ प्रोसेसेस हैं, एक एक करके सभी को समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन की नेक्स्ट पेज से। सबसे पहला लाइफ प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है न्यूट्रिशन, एक डेफिनेशन से समझ लेते हैं। तो इसमें दिया है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो भी हम फूड खाते हैं, अपनी बॉडी को फूड से हम क्या देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, कुछ को यहां पर लिस्ट कर दिया गया है। सबसे पहला इसमें यहां पर है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड आयोडीन। इस तरह के जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम फूड से अपनी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन है। आगे यहां पर आएंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पर। जो भी न्यूट्रिशन है उसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। पहले यहां पर ऑटोट्रोफिक को समझ लेते हैं। इसमें दिया है इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो भी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि वाटर और CO2 इनका यूज करके बना लेते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। कैसे, कौन कौन से ऐसे
ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो वाटर और CO2 से अपना खाना बना लेते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में? आपको आंसर कर देना है भाई, प्लांट्स होते हैं। तो आपको बहुत सिंपल, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन किन में होता है? ग्रीन प्लांट्स में होता है। जो भी प्लांट्स होते हैं वो वाटर और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके सनलाइट की प्रेजेंस में अपने लिए खाना बना लेते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आ जाते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन पर। इसमें हमें दिया गया है, इन दिस ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड टू सर्वाइव। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। जैसे ह्यूमंस हैं, आप हैं, मैं हूं, हम क्या करते हैं, जो भी प्लांट्स हैं उनको अपना खाना बना लेते हैं। हम ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अपना खाना बना लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। तो हमारा जो न्यूट्रिशन का मोड है वो क्या हो जाएगा? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले तो ह्यूमंस यानी कि आप और मैं ही आ जाएंगे, उसके बाद अमीबा भी इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अमीबा भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। न्यूट्रिशन और उसके मोड्स को इस वाले पेज पर हमने समझा। अब न्यूट्रिशन में ही आगे थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, उसके लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। पीछे वाले पेज पर हमने ये समझ लिया था कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स डिटेल में आ जाते हैं समझने के लिए। तो यहां पर दिया है, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट्स में किस तरह से होता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स वाटर और CO2 को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में चेंज किया जाता है। जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो होता है C6H12O6। ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों की प्रेजेंस में ये प्रक्रिया होती है, प्रोसेस ये होता है। इसकी केमिकल रिएक्शन भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपके सामने यहां पर है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि यहां पर है वाटर। ये क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। दोनों इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में चेंज हो जाता है। ये केमिकल रिएक्शन होता है और बन जाता है यहां पर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बन जाता है और साथ में ऑक्सीजन गैस भी मिल जाती है। एक बात आपको ध्यान जो रखनी है कि यहां पर यह फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का C6H12O6। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों मिलकर ग्लूकोज बना लेते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और साथ में ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। इस तरह से जो भी प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अब इस प्रोसेस को कहा जाता है गाइस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। अब जब भी फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां पर हमें दी गई हैं, इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो भी यहां पर ये फोटोसिंथेसिस हुआ है, इस फोटोसिंथेसिस होने के दौरान कुछ इवेंट होते हैं। सबसे पहला इवेंट क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो भी क्लोरोफिल होती है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। जो भी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है, सेकंड वाले पॉइंट में उसी के बारे में दिया गया है, कन्वर्जन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो भी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की गई थी उसका कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में हो जाता है। केमिकल एनर्जी में होने के बाद वो केमिकल एनर्जी क्या करती है? वाटर के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो ब्रेक कर देती है। यहां पर जो भी हमारा वाटर है वो होता है H2O। तो जो भी केमिकल एनर्जी है वो H को अलग कर देती है, O को अलग कर देती है, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल है इसके कंपोनेंट्स को वो तोड़ के अलग अलग कर देती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देती है। इसके बाद थर्ड जो इवेंट है वो क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। जो भी हमारा यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज में फिर चेंज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन यहां पर हो जाता है। तो जब भी ये फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन है, जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो ये तीन इवेंट जरूर होते हैं। तो आपको सबसे जरूरी है ये तीनों इवेंट
याद रखना, कई बार एग्जाम में आए हैं, आगे भी आने के पूरे पूरे चांस इनके बनते हैं। ऑटोट्रोफिक में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स जो हैं वो डिटेल में हमने यहां पर समझा है किस तरह से अपना खाना बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। इसकी केमिकल इक्वेशन भी मैंने बता दी है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि भैया जो क्लोरोफिल है इसका थोड़ा सा डिटेल में बता दो। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्लोरोफिल को समझने के लिए कहां पर होती है क्लोरोफिल, इसको समझेंगे गाइज नेक्स्ट पेज पर। जो भी हमारे हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, इन हरे भरे पेड़ पौधों से एक लीफ को लेकर क्रॉस सेक्शन कट लगाकर उस क्रॉस सेक्शन कट को जब माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा जाता है, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम इस तरह से जूम करके देखते हैं तो सबसे ऊपर हमें एक वैक्सी लेयर दिखाई देती है। इसको कहा जाता है गाइस क्यूटाइल। इस क्यूटाइल के नीचे होते हैं एपिडर्मिस सेल्स है। इन एपिडर्मिस सेल्स के नीचे होते हैं गाइस प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के बारे में क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो। तो क्यूटाइल, एपिडर्मिस और उसके नीचे होते हैं प्लांट सेल्स है। इन प्लांट सेल्स के अंदर जो ग्रीन कलर के आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ग्रीन ग्रीन कलर के डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कई सारे होते हैं ये एक सेल में। अब आप कहोगे भैया क्लोरोफिल समझाने वाले थे, क्लोरोप्लास्ट पे आ गए। तो देखो क्लोरोप्लास्ट में यहां पर हमें डेफिनेशन दी गई है, इसे पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पर है दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द प्लांट सेल। जो भी हमारे क्लोरोप्लास्ट हैं ये छोटे छोटे यहां पर ऑर्गेनेल्स होते हैं प्लांट सेल के। इट कंटेन क्लोरोफिल, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। और ये क्लोरोफिल क्या करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस क्या होता है पीछे वाले पेज पर हमने समझ लिया। तो क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट दोनों मैंने डिटेल में यहां पर एक्सप्लेन कर दिए। अब जो न्यूट्रिशन का दूसरा तरीका होता है उस पर आ जाएंगे। दूसरा तरीका कौन सा होता है, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन को समझने के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। न्यूट्रिशन के टोटल दो मोड्स होते हैं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो प्लांट्स में होता है, बहुत डिटेल में पीछे वाले पेजेस पर हम समझ चुके हैं। अब बात करेंगे हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के टोटल 3 टाइप होते हैं। पहला हो जाएगा इसमें यहां पर सैप्रोफाइटिस न्यूट्रिशन, दूसरा हो जाएगा इसमें यहां पर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, उसके बाद तीसरा इसमें हो जाएगा यहां पर होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन तीनों को एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले सैप्रोफाइटिस न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। इसमें दिया गया है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो भी इसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं, सैप्रोफाइटिस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म फूड कहां से प्राप्त करते हैं, डेड यानी कि मरी हुई चीजों से, या फिर डिकेइंग यानी कि जो गल रही हो, सड़ रही हो, उन चीजों से ये अपना फूड प्राप्त करते हैं इस न्यूट्रिशन में। एग्जाम्पल बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे बैक्टीरिया या फिर फंगाई होता है, वो अपना फूड किन चीजों को बनाते हैं, जो चीजें मर जाती हैं या जो चीजें सड़ जाती हैं उनमें बैक्टीरिया या फिर फंगस लग जाता है, यानी कि बैक्टीरिया और फंगस उनको अपना फूड बना लेता है। तो बैक्टीरिया और फंगस इनमें किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, सैप्रोफाइटिस न्यूट्रिशन होता है। दूसरे पर बात जाते हैं, इसमें है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसके बारे में दिया है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम। जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है इसमें ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स का फूड बनाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स से फूड प्राप्त करते हैं, लेकिन बिना उनको मारे हुए, बिना उनको जान से मारकर। कैसे होगा भाई ये, देखो मॉस्किटो क्या करता है भाई, मॉस्किटो आएगा, बीन बजाते हुए आएगा हमारे कान के पास में, हमको काटेगा, हमसे जो ब्लड है वो ले लेता है। ब्लड जो है वो मॉस्किटो का फूड होता है, ठीक है, वो ब्लड ले लेता है और भाग जाता है, उसका पेट भर जाता है, ठीक है। इसी तरह से टेप वर्म जो हमारी बॉडी में होता है, ये हमारी बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन ये हमको किल नहीं करता है। तो मॉस्किटो और टेप वर्म में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिज्म बिना दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मारे उनसे फूड ले लेता है। आगे आ जाता है यहां पर होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक
मटेरियल्स है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में भाई इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है किसी भी लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, तो उसको कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन भाई एनिमल्स में भी होता है और आप में और मुझ में यानी कि ह्यूमंस में भी ये होता है। जो एनिमल्स और ह्यूमंस हैं इनमें हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, और किस टाइप का हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है? हैलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इसमें चीजें कौन कौन सी शामिल होती हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, लिक्विड्स और सॉलिड्स का। जो भी यहां पर हमने न्यूट्रिशन के टाइप थे, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के तीनों टाइप डिटेल में समझ लिए हैं। अब जो ह्यूमंस हैं उनमें किस तरह से न्यूट्रिशन होता है इसको बहुत डिटेल में डायग्राम के साथ हमें समझना है। उसके लिए चलेंगे गाइज नेक्स्ट पेज पर। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन यानी कि जो भी ह्यूमन का न्यूट्रिशन सिस्टम होता है इसको पूरा डिटेल में डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले काम होता है इसमें माउथ का। जो भी हमारा मुंह होता है उसका काम क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड, यानी कि फूड मुख के द्वारा हम अंदर बॉडी के पहुंचाते हैं। मुख के अंदर जब फूड हमारा पहुंचता है तो काम करते हैं टिथ और टंग, दोनों का काम होता है। टिथ का काम होता है ब्रेक फूड इन स्मॉल पीसेस, जो भी फूड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़ देता है। उसके बाद टंग का काम होता है, दो काम होते हैं टंग के। एक तो फूड को वो टेस्ट करता है, दूसरा जो भी फूड होता है उसको रोल कर देता है। रोल करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जो भी हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उसमें सलाइवा रिलीज करती हैं, वो फूड और सलाइवा को मिक्स कर देता है। ठीक है, तो तीनों काम माउथ, टिथ और टंग का हमने यहां पर समझ लिया। अब बात करेंगे यहां पर सलाइवरी ग्लैंड्स की। भाई सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ना उनका काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोड्यूस सलाइवा। वो सलाइवा यानी कि लार का निर्माण करती हैं। अब ये लार क्या करती है? सलाइवा कंटेन एंजाइम सलाइवरी एमिलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। जो भी हमारी सलाइवा होती है, लार होती है, उसमें सलाइवरी एमिलेज होता है जो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। एक बात यहां पर समझो, आप कहोगे भैया ये स्टार्च कहां से आ गया? स्टार्च हमें मिलता है फूड से। तो क्या होता है एक्चुअल में? जो स्टार्च हमारा फूड होता है वो स्लाइवरी एमिलेज, लार में जो स्लाइवरी एमिलेज होता है ये दोनों इकट्ठा होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल शुगर में। फिर से बता देता हूं, स्टार्च हमारा फूड से हमें मिलता है और स्लाइवरी एमिलेज ये सलाइवा में होता है। फूड हमारा यहां पर स्टार्च से किस में कन्वर्ट हो गया है? सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो गया है। ये सारी चीजें कहां पर हो रही हैं? माउथ के अंदर ही हो जाती हैं, जहां पर टिथ, टंग और स्लाइवरी ग्लैंड्स अपना काम करते हैं। अब माउथ आपको पता है टिथ माउथ के अंदर ही होते हैं और जो टंग है वो भी हमारी माउथ के अंदर होती है। बात कर लेते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स की। जो भी हमारी टंग होती है उसके नीचे की तरफ भी स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और उसके ऊपर की तरफ भी स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिनका काम होता है सलाइवा बनाना, जिसके अंदर स्लाइवरी एमिलेज होता है। ये सारी चीजें मुख के अंदर हमारे हो जाती हैं। मुख के बाद हमने खाना मुंह से अंदर लिया, जो भी हमारा फूड था, स्टार्च था, वो शुगर में चेंज हो जाता है स्लाइवरी एमिलेज के साथ मिक्स होने पर। उसके बाद जो भी फूड है ना वो चला जाता है इस फूड पाइप में। ठीक है, जो आपको ये फूड पाइप दिख रही है इसे कहा जाता है ईसोफेगस। इस फूड पाइप में वो चला जाता है। तो इस ईसोफेगस में फूड जाने के बाद क्या होता है इसको समझने के लिए हमें मूव करना होगा नेक्स्ट पेज पर। जो भी फूड हमने माउथ में इनटेक किया था, माउथ में प्रोसेस होने के बाद वो इस ईसोफेगस में आ जाता है। ईसोफेगस में आने के बाद क्या होता है? यहां पर है टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरास्टैल्टिक मूवमेंट्स। जो भी ईसोफेगस है ये फूड को ट्रांसफर करती है माउथ से स्टमक, यानी कि माउथ से हमारे पेट तक पेरास्टैल्टिक मूवमेंट्स से। पेरास्टैल्टिक मूवमेंट्स किस तरह से होती हैं? ये फूड को धकेलती है माउथ से स्टमक की तरफ है, इसी को पेरास्टाल्टिक मूवमेंट हम कहते हैं। तो ईसोफेगस का सिंपल सा काम होता है माउथ से स्टमक तक ही खाने को पहुंचा देती है। अब जो हमारा खाना था वो माउथ से कहां पर आ गया है?
स्टमक में आ गया है। डायग्राम में देखोगे तो स्टमक आपको कहां पर दिखाई देगी भाई, ये जो पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किया है ये हमारी स्टमक होती है। ठीक है, डायग्राम में भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी स्टमक होती है, एरो से मैंने शो किया है। अब स्टमक के बारे में दिया है, इट इज लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इन इट। जो भी हमारी ये स्टमक है ये एक बड़ा सा ऑर्गन होती है, ये एक्सपेंड यानी कि बड़ी हो जाती है जब खाना इसमें पहुंच जाता है। इसके अलावा यहां पर हमें स्टमक के अंदर ही कुछ प्रोसेस और होता है, इसमें दिया है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक यानी कि पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। अभी ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स है। जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम होता है गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करना। और जो भी हमारे गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं भाई, ध्यान से समझ लेना। यहां पर पहला होता है इसमें HCl, दूसरा होता है इसमें पेप्सिन और तीसरा होता है इसमें म्यूकस है। इन तीनों के काम बहुत जरूरी हैं समझने, एग्जाम में कई बार आए हैं, आगे भी आएंगे। तो सबसे पहले HCl की बात कर लेते हैं। HCl का काम का होता है स्टमक के अंदर मेक मीडियम एसिडिक। जो भी हमारा पेट है, स्टमक है, उसके मीडियम को ये एसिडिक बना देता है। आपको पता है ना HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो पेट यानी कि स्टमक के अंदर ये एसिडिक माहौल बना के रखता है। इसके अलावा जो भी हम फूड खाते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया होता है या कोई हार्मफुल चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, ये उसको किल कर देता है। तो HCl के दो काम हैं, एक तो मीडियम को एसिडिक बनाना और जो भी हमारे फूड के साथ बैक्टीरिया वगैरह चला जाता है उसको किल कर देना। इसके बाद काम होता है पेप्सिन का। पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन द फूड इन एमिनो एसिड। जो भी फूड है वो हमारे स्टमक में किस फॉर्म में पहुंचा है, वो स्टार्च से सिंपल शुगर में कन्वर्ट होके पहुंचा है। तो जो भी सिंपल शुगर है ये उसको ब्रेक डाउन कर देता है और एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। हमारी बॉडी को एमिनो एसिड की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, हमारे फूड का फाइनल प्रोडक्ट एमिनो एसिड होता है। जो शुगर स्टार्च से शुगर चेंज हुई थी उस शुगर को ये एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। कौन करता है, पेप्सिन करता है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि भाई हमारी बॉडी के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग HCl एसिड होता है, जो HCl है ये तो जला देता है भाई, तो हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड कैसे रहती है इसे HCl से? प्रोटेक्ट करने का काम होता है गाइस म्यूकस का। म्यूकस यहां पर दिया है प्रोटेक्ट ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। HCl से बचाने के लिए म्यूकस काम करता है। जो भी हमारी स्टमक के अंदर वाली लाइनिंग है, अंदर वाला जो एरिया है, उसको ये प्रोटेक्ट रखता है HCl से। तो बहुत सिंपल, अभी जो खाना हमारा स्टमक में था उसका क्या हो गया, अमीनो एसिड में वो चेंज हो गया। HCl ने, पेप्सिन ने और म्यूकस ने क्या क्या काम किए हैं वो डिटेल में मैंने आपको समझा दिए। अभी जो हमारा फूड है वो स्टमक के ही अंदर है। अब स्टमक के बाद क्या होगा इसको समझना है, तो मूव करेंगे उसके लिए नेक्स्ट पेज पर। स्टमक में फूड एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। जो भी यहां पर स्टमक के बाद फूड है वो पहुंचता है गाइस स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। स्मॉल इंटेस्टाइन कहां पर होती है, डायग्राम में आप देख सकते हो। जो भी यहां पर हमारा इस तरह से ये दिया गया है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में दिया है, इट इज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है यहीं पर होता है कंप्लीट डाइजेशन हमारे फूड का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंच जाता है तो दो चीजों का यहां पर काम आता है, दो की बजाय मैं कहूंगा तीन चीजों का काम होता है। लीवर का काम होता है, गोल ब्लैडर का काम होता है और पेंक्रियाज का काम होता है। सबसे पहले बात करेंगे लीवर की। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचा तो लीवर क्या काम करता है, इट प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल सोल्ट। ये दो चीजें प्रोड्यूस करता है, बनाता है। पहली होगी इसमें बाइल जूस, दूसरा होगा बाइल सोल्ट। अब इन दोनों का काम क्या क्या होता है भाई, बाइल जूस और बाइल सोल्ट का काम यहां पर लिखा गया है। बाइल जूस का काम होता है इट मेड द फूड एल्कलाइन। स्टमक में हमारा फूड कैसा हो गया था, HCl की प्रेजेंस में वो बहुत एसिडिक हो गया था। तो एसिडिक फूड को सबसे पहले एल्कलाइन यानी कि बेसिक बनाया जाता है। उसके बाद बाइल सोल्ट क्या करता है, ब्रेक लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। बाइल सोल्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करता है कि जो बड़े बड़े हमारे फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको ये तोड़ देता है
छोटे 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 ग्लोब्यूल्स में। फैट ग्लोब्यूल्स, बड़े बड़े जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे फैट में ये तोड़ देता है। और जो भी ये बड़े फैट को छोटे वाले फैट में कन्वर्ट करना, तोड़ना होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है गाइस इमल्सिफिकेशन। लीवर का जो भी काम है वो डिटेल में बता दिया है। बाइल जूस और बाइल सोल्ट क्या करते हैं ये भी मैंने बता दिया है। अब बात करेंगे गोल ब्लैडर की। गोल ब्लैडर कहां पर होता है भाई? लीवर के नीचे जो आपको ये ग्रीन से कलर का दिखाई दे रहा है यही होता है गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर का काम क्या होता है? इट स्टोर बाइल जूस एंड सोल्ट। जो भी लीवर ने बाइल जूस और बाइल सोल्ट प्रोड्यूस किया है उसको स्टोरेज कहां पर किया जाता है? गोल ब्लैडर में किया जाता है। बाइल जूस को भी और बाइल सोल्ट को भी स्टोर किया जाता है। इसके बाद पेंक्रियाज की बात करेंगे। पेंक्रियाज में दो चीजें होती हैं गाइस, ट्रिप्सिन और लाइपेज। इन दोनों का काम हमें समझना पड़ेगा। पेंक्रियाज दो चीजें रिलीज करता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब ट्रिप्सिन का काम क्या होता है और लाइपेज का क्या काम होता है बहुत डिटेल में यहां पर हम समझने वाले हैं। ट्रिप्सिन सबसे पहले ब्रेक डाउन फूड इनटू एमिनो एसिड। जो भी यहां पर फूड पहुंचा है, पेंक्रियाज होगा कहां पर? डायग्राम से सबसे पहले समझ लो। जो भी हमारा पेंक्रियाज है ये स्टमक के नीचे की तरफ होता है। पेंक्रियाज ट्रिप्सिन और लाइपेज रिलीज करता है। ट्रिप्सिन का काम होता है फूड को एमिनो एसिड में चेंज कर देना। जो भी यहां पर फैट ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे उसमें टूट जाते हैं उनको ये एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। इसके बाद लाइपेज का क्या काम होता है? इट ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट। जो भी बड़ा वाले फैट ग्लोब्यूल्स थे छोटे छोटे में वो टूट गए थे उनको ये ब्रेक कर देता है और ये भी किस में चेंज कर देता है? एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। जो भी हमारे ये छोटे वाले फैट हैं ये किस में चेंज हो जाते हैं गाइस? जो भी फैट है वो फैटी एसिड में। जो भी फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में चेंज हो जाते हैं। तो फैट फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में चेंज हो जाता है। इसके अलावा जो भी फूड होता है वो एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। फैटी एसिड, ग्लाइसरोल और अमीनो एसिड ये हमारे फूड के फाइनल प्रोडक्ट होते हैं। यानी कि हमारी बॉडी को एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें फूड से पूरी करते हैं अपनी बॉडी के लिए। अभी भी जो हमारा फूड है वो कहां पर है? स्मॉल इंटेस्टाइन में है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर ने, गोल ब्लैडर ने और पेंक्रियाज ने किस तरह से काम किया है डिटेल में हमने समझा। अभी फूड आगे क्या होता है फूड के साथ उसके लिए समझना के लिए चलना होगा नेक्स्ट पेज पर। जो भी फूड हमने इनटेक किया था वो स्टार्च था। स्टार्च से शुगर में चेंज हो जाता है हमारा माउथ के अंदर। उसके बाद जो फैट था वो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में चेंज हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जो भी प्रोटीन था वो एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है स्टमक के अंदर। जो भी हमने फूड लिया था वो हमारा शुगर, फैटी एसिड और एमिनो एसिड यानी कि जो भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उस फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं गाइस विली। अब ये विली क्या है इसके बारे में डिटेल में समझो। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कई बार आया है। तो यहां पर विली के बारे में दिया है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन, दीज इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो भी विली है यहां पर ये फिंगर की तरह होती है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। इसके अंदर इस तरह से फिंगर्स जैसी स्ट्रक्चर होता है, ये होती हैं गाइस विली। जो आपको ये फिंगर्स दिखाई दे रही है ना ये विली होती हैं। इन विली का काम क्या होता है? ये इंक्रीज कर देती हैं एरिया को एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो भी शुगर होती है, फैटी एसिड या फिर अमीनो एसिड होता है ये एब्जॉर्ब इजीली हो जाता है एरिया इंक्रीज होने की वजह से। इसके बाद आगे यहां पर हमें क्या दिया गया है? जो भी हमारी विलीज होती हैं सप्लाइड द फूड टू ब्लड वेसल्स, देन द ब्लड वेसल्स टेक द फूड टू ईच एंड एवरी सेल। जो भी हमारी विलीज ने फूड को एब्जॉर्ब कर लिया है उस फूड को ब्लड वेसल्स तक पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद जो ब्लड है वो ब्लड क्या करेगा? फूड को हमारे हर एक सेल तक पहुंचा देता है। यहां पर सेल भी लिखा गया है। लेट मी क्लियर दिस गोल ब्लैडर थिंग। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। एरो भी मैं सही बना देता हूं, एक सेकंड। गोल ब्लैडर कहां पर होता है भाई? ये रहा गोल ब्लैडर। तो जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ है ब्लड क्या करेगा? उसको हर एक बॉडी के सेल तक
पहुंचा देता है। इस तरह से होता है ह्यूमंस में डाइजेशन। अब आप मुझे ये बताओ कि जो भी हम फूड खाते हैं क्या वो 100% फूड एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी? तो बिल्कुल नहीं करती है भाई। कुछ फूड ऐसा होता है जो बच जाता है। उस फूड का क्या होता है भाई? जो भी फूड एब्जॉर्ब नहीं करती है हमारी बॉडी वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में अनएब्जॉर्ब्ड फूड पहुंच गया। क्या होगा यहां पर? द अनएब्जॉर्ब्ड फूड सेंट टू लॉन्ग इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनएस। जो भी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इस लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी अनएब्जॉर्ब्ड फूड को पहुंचाया गया है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन या फिर लॉन्ग इंटेस्टाइन भी कह सकते हैं। इसकी जो वॉल्स होती हैं, जो भी अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो बॉडी मतलब उससे वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। अगर हमारी बॉडी को वाटर की जरूरत होती है तो अनएब्जॉर्ब्ड फूड से वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जो भी बचा हुआ मटेरियल है वो एनएस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। इस तरह से वर्क करता है ह्यूमन का न्यूट्रिशन सिस्टम। इसको हमने डिटेल में डायग्राम के साथ समझ लिया है। इतना डिटेल में हमने समझ लिया है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए यहां से अलग कुछ भी नहीं आएगा। तो न्यूट्रिशन हमने प्लांट्स में भी समझ लिया कैसे होता है, एनिमल्स यानी कि ह्यूमंस में भी हमने समझ लिया है। तो न्यूट्रिशन वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगले पेज पर। पहले लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन प्लांट्स और ह्यूमंस में किस तरह से होता है कंप्लीट समझने के बाद अब नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे सेकंड लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन। उसके लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। सेकेंड लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन के बारे में दिया है। द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज कंबाइन होते हैं जिससे ऑर्गेनिजम्स के सेल को एनर्जी मिल जाती है। अब रेस्पिरेशन में एक चीज शामिल होती है और वो क्या है? इट इन्वॉल्व ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो ब्रीदिंग इसमें इन्वॉल्व रहती है। रेस्पिरेशन क्या होता है? जिसमें एनर्जी बनती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से हमारे सेल्स के अंदर, और ये ब्रीथिंग भी इसमें इन्वॉल्व रहती है। अब आ जाते हैं यहां पर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पर। भाई दो टाइप होते हैं। पहला हो जाएगा इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा हो जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक एक करके दोनों को समझते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में कहा गया है इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनर्जी बनती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन है। यहां पर क्या होगा? एनर्जी कैसे बनती है भाई? या तो एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन होती ही नहीं है, या फिर लैक यानी कि बहुत कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसको कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब आप कहोगे कि भैया ये कैसे होगा कि ऑक्सीजन की बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के या फिर ऑक्सीजन बहुत कम है, कैसे एनर्जी बन जाएगी? इसको हमें समझना पड़ेगा और इसको समझने के लिए एक डायग्राम सा हमारी बुक में भी दिया गया है, उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। उसके लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। फूड से हमें मिलता है ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज जाता है साइटोप्लाज्म में। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। वहां साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ग्लूकोज चेंज हो जाता है गाइस पाइरुवेट और एनर्जी में। पाइरुवेट और एनर्जी में चेंज होने के बाद अब जो भी ये पाइरुवेट है ये किस तरह से काम करता है इस चीज को समझना पड़ेगा। पाइरुवेट अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है हमारे साइटोप्लाज्म में, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पाइरुवेट का क्या होगा भाई? वो एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में चेंज हो जाता है। पाइरुवेट से हमें क्या मिलता है? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। आप कहोगे कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये वाला प्रोसेस होता किस में है? तो मैं आपको कहूंगा यीस्ट में। यीस्ट यानी कि जो खमीर होता है उसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर पाइरुवेट हमारा एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में चेंज हो जाता है। अब अगर बहुत कम ऑक्सीजन है, चलो मान लो बिल्कुल ही नहीं ऑक्सीजन वाले प्रोसेस में तो ये हो गया। अब थोड़ी सी ऑक्सीजन है, बहुत कम ऑक्सीजन है यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो जो भी पाइरुवेट है वो किस में चेंज हो जाता है भाई? लैक्टिक एसिड और
एनर्जी में। अब ये कहां पर होता है, हमारी मसल्स के अंदर ये होता है। जब हम बहुत तेज दौड़ते रहते हैं, कंटिन्यू दौड़ते रहते हैं, तो हमारा हार्ट जो है ना वो ऑक्सीजन की सप्लाई हर पार्ट तक नहीं कर पाता है सही तरह से, तो हमारी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो जो कोई पाइरुवेट है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में चेंज हो जाता है। जब दौड़ना हम बंद कर देते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई फिर से सही हो जाती है और हमारी बॉडी वापस से रिलीफ महसूस करती है। जब लैक्टिक एसिड बनता है हमारी बॉडी में तो मसल्स में थोड़ा थोड़ा पेन भी हमें होता है। ठीक है, अब जो पाइरुवेट है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है, भाई हमने ये देख लिया कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये किस तरह से काम करता है, अगर कम ऑक्सीजन है तो कैसे काम करेगा। अब प्रचुर मात्रा में, बहुत सही क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या करेगा, पाइरुवेट जो है ना वो वाटर बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और बहुत सारी एनर्जी भी यहां पर बनती है। ये कहां पर होता है भाई, ये होता है हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर। पानी बनता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनती है बहुत सारी, हमारे हर सेल में बहुत सारी एनर्जी ये बन जाती है। इस तरह से जो भी हमारा फूड होता है, ग्लूकोज होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वर्क करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेल्स हैं उनमें होता है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये किस तरह से और डिटेल में वर्क करता है। उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है। ये पीछे वाले पेज पर हमने समझ लिया था। इस प्रोसेस से रिलेटेड हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में यहां से कई बार क्वेश्चन बना है। तो ये है, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज टू सिंथेसाइज कोल्ड एटीपी। जो भी हमारी एनर्जी रिलीज होती है इस वाले प्रोसेस में वो सिंथेसाइज होती है एटीपी की फॉर्म में, वो इकट्ठी होती है एटीपी की फॉर्म में। अब कहोगे भैया एटीपी क्या है, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एंडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये एटीपी की फुल फॉर्म होती है और एटीपी को ही एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ कहा जाता है। ये सबसे जरूरी होती है, हमारी बॉडी को जो भी एनर्जी मिलती है ना वो एटीपी की फॉर्म में ही मिलती है। अब जो भी हमारा ये प्रोसेस होता है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इसको और डिटेल में समझने के लिए हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझना होगा। डायग्राम की हेल्प से नेक्स्ट पेज पर इसको समझ लेते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, भाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम आपको यहां पर दिख रहा है। सबसे पहले शुरुआत होती है नोज से, उसके बाद आती है इसमें नेसल कैविटी, उसके बाद आता है फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, इसके बाद है ब्रोंकी। यहां पर आपको दिख रहा होगा, सारे के सारे मैंने एरो लगाए हैं। और जो भी हमारी नीचे की तरफ लंग्स होती हैं इनमें सपोर्ट देता है डायफ्राम। ये बड़ी सी आपको जो दिख रही हैं ये हमारी लंग्स होती हैं और इन लंग्स के अंदर एल्वियोली होती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया। अब बात आ जाती है इसके जो भी कंटेंट है वो समझते हैं। भाई ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज। जो भी हमारी नोज है उससे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को इनटेक करते हैं। द एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स प्रेजेंट इन नोज। हमारी नोज के अंदर बहुत छोटे छोटे बारीक बाल होते हैं जो इस एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं, उस एयर को वो फिल्टर कर देते हैं। फ्रॉम नोज द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट टू लंग। से जो भी लंग नोज के थ्रू हमने एयर इनटेक की है वो नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी से होती हुई हमारे लंग्स तक वो पहुंच जाती है। अब बात करेंगे लंग्स में जो एयर पहुंच गई है, ऑक्सीजन पहुंच गई है, उसका क्या होता है। द एयर पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स एंड फाइनली रीच इन एल्वियोली। भाई लंग्स में यहां पर ब्रोंकी से हमारी लंग्स तक जो एयर है वो पहुंची। ब्रोंकी के बाद क्या होता है, जो भी एयर पैसेज होता है, हमारा पैसेज होता है वो डिवाइड हो जाता है छोटे और छोटे ट्यूब्स में और फाइनली एंड में होती हैं एल्वियोली। जो हमारी लंग्स होती हैं वो एल्वियोली का गुच्छा होती हैं। लंग्स के अंदर बहुत सारी हमारी करोड़ों की संख्या में एल्वियोलीज होती हैं। अब ये एल्वियोली का काम क्या होता है, तो यहां पर हमें दिया है इट इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड अ सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये एक बलून की तरह स्ट्रक्चर होता है जो सरफेस प्रोवाइड करता है गैसेज के
एक्सचेंज के लिए। आपको पता है ना, सेल्स में ऑक्सीजन जाती है, उसके बाद एनर्जी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल जाती है। तो जो भी ऑक्सीजन जाएगी वो एल्वियोली में ड्रॉप कर दी जाती है, और एल्वियोली क्या, जो भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं एल्वियोली में वो ऑक्सीजन को लेकर आगे चली जाती हैं सेल्स तक। सेल्स में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन का जरूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन के बाद बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो भी सेल्स में बनी है वो एल्वियोली तक ब्लड वेसल्स, ब्लड जो है उसको ड्रॉप कर देता है एल्वियोली में। एल्वियोली से हम उसको ब्रोंकी, ट्रैकिया, लेरिंग्स, फेरिंग्स, नोज से उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो यही काम होता है एल्वियोली का। द वॉल्स ऑफ एल्वियोली कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स, एल्वियोलीज जो हैं वो ब्लड वेसल्स से कनेक्ट रहती हैं। अब थोड़ा सा तो डिटेल में हमें जाना पड़ेगा कि भाई एल्वियोली वर्क किस तरह से करती हैं, इनका फंक्शनिंग किस तरह से होता है। उसके लिए हम मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। जो बैलून जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये है हमारी एल्वियोलीज। लंग्स के अंदर इनका पूरा का पूरा गुच्छा होता है। अब इसके बारे में हमें यहां पर दिया है, द ऑक्सीजन डिजोल्व इन हेमोग्लोबिन फ्रॉम एल्वियोली एंड कैरिड फ्रॉम लंग्स टू सेल इन ऑल द बॉडी पार्ट्स है। भाई जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं नोज से वो पहुंच जाती है इन एल्वियोलीज में, और आपने यहां पर ध्यान दिया होगा इसमें कनेक्ट होती हैं यहां पर ब्लड वेसल्स जो रेड या फिर ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही हैं। जो भी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन यहां पर आती है, ब्लड वेसल्स, ब्लड जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लड ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद ब्लड हर एक सेल तक उस ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। उसके बाद क्या होगा, द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स रिलीजेस इन एल्वियोली। ब्लड ऑक्सीजन लेकर जाता है, सेल्स के अंदर रिएक्शन होता है, उसके बाद सेल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ब्लड वेसल क्या करती हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यहां पर ड्रॉप कर देती हैं एल्वियोली के अंदर। एल्वियोली कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से अपने नोज के थ्रू बाहर निकाल देता है। इस तरह से वर्क होता है। इस तरह से हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड में सेल के अंदर चेंज हो जाती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने नोज से बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्क, यानी कि फंक्शनिंग जो होता है कंप्लीट इस वाले कॉन्सेप्ट से। अब नेक्स्ट पेज पर हमें समझना पड़ेगा कि भाई ह्यूमंस में तो ठीक है, प्लांट्स में कैसे होता है ये रेस्पिरेशन, उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। अब बारी आ जाती है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, उनमें एनर्जी क्रिएट किस तरह से होती है। तो यहां पर दिया है गैसेज एक्सचेंज अकर इन प्लांट्स थ्रू। सबसे पहले तो गैसेज एक्सचेंज कैसे होती हैं, तीन तरह से होती है भाई। सबसे पहले होती है यहां पर स्टोमेटा से। भाई स्टोमेटा का डायग्राम यहां पर दिया गया है, इसके दोनों तरफ होते हैं गार्ड सेल्स। स्टोमेटा जो प्लांट की लीफ की सरफेस पर होते हैं, इसके बीच में जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इस तरफ बीच में एक छोटा सा छेद होता है। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, इसमें से ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, या फिर ये कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर आती है। डे और नाइट में ये प्रोसेस इसका चलता है। स्टोमेटा से लीव्स जो हैं उनके स्टोमेटा से गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसके अलावा जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनके तने यानी कि स्टेम में लेंटिसेल्स होते हैं, यहां से भी थोड़ी सी गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। इसके अलावा जो पेड़ की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उनके सरफेस से भी थोड़ी बहुत गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन ज्यादातर गैसेस का एक्सचेंज कहां से होता है, स्टोमेटा जो कि लीव्स के सरफेस पर होते हैं, छोटे छोटे छेद, वहीं से गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है उसमें होगा क्या, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज देम विद ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जो भी ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा गाइस, C6H12 और O6, ये ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O यानी वाटर और एनर्जी बनाता है। आप कहोगे भैया हमने तो ये सुना था कि जो भी प्लांट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यहां पर तो आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो ग्लूकोज का। बिल्कुल सही करा रहा हूं मैंने कोई भी गलती नहीं की है और आपने भी सही सुना है। देखो दो चीजें हैं, एनर्जी बनाने के लिए तो ये वाला केमिकल रिएक्शन होता है, और फूड बनाने के लिए जो रिएक्शन होता है ना उसमें उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है प्लांट को। बता देता हूं फूड बनाने के लिए क्या करता है, फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, H2O यानी कि वाटर की जरूरत होती है, सनलाइट और क्लोरोफिल में ये क्या करेगा, C6H12O6 और साथ में बनाता है यहां पर
ऑक्सीजन। अब जो भी हमारा ग्लूकोज है यहां पर आ गया, ऑक्सीजन है यहां पर आ गई, ये क्या करेंगे सेल के अंदर जाते हैं, जो भी प्लांट सेल है उसके अंदर इनका रिएक्शन होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है प्लांट को, ये फूड बनाने के लिए होती है, और एनर्जी क्रिएट करने के लिए उसको भी ऑक्सीजन की ही जरूरत ही होती है। रेस्पिरेशन किस तरह से होता है प्लांट में, डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के साथ साथ हमारा रेस्पिरेशन वाला लाइफ प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट। इसमें हमने रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को डिटेल में डायग्राम्स की हेल्प से समझ लिया है। अब इससे नेक्स्ट जो लाइफ प्रोसेस होगा ना वो होगा ट्रांसपोर्टेशन। इसको समझने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन भाई हमारी बॉडी में सब्सटेंसेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक भेजना होता है। जैसे ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक भेजना है, कार्बन डाइऑक्साइड को भेजना है, या फिर ग्लूकोज होता है जो भी फूड मटेरियल होता है, या मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें क्या क्या चीजें होती हैं वो समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, तो उसके लिए हमें दिया है ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस के अंदर ब्लड होता है जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, यही काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का। इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल, जो भी नेसेसरी सब्सटेंस होते हैं सेल्स के लिए उन सभी को ये ट्रांसपोर्ट करता है। एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दोज सेम सेल्स, है उन सेल्स के अंदर जहां पर ये नेसेसरी सब्सटेंस यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्लूकोज पहुंचाता है, उन सेल्स के अंदर रिएक्शन होता है, उसके बाद मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है। जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उन सेम सेल्स से ये दूसरी जगह पर उनको पहुंचा देता है, यानी कि ये सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ब्लड, ऑक्सीजन का भी, कार्बन डाइऑक्साइड का भी, जो नेसेसरी थिंग्स होते हैं उनका भी, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनका भी। अब यहां पर आगे हमें दिया है द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड। जो भी ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके कंपोनेंट्स की बात की गई है। भाई इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं? पहला इसमें प्लाज्मा है, दूसरा रेड ब्लड सेल्स हैं, तीसरा प्लेटलेट्स हैं, चौथा व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। ये चार चीजें इसके कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मा की। इसमें दिया है इट इज येलो कलर फ्लूइड, इट ट्रांसपोर्ट फूड, CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट है। जो भी प्लाज्मा है ये येलो कलर का फ्लूइड होता है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना उनका भी ट्रांसपोर्टेशन ये प्लाज्मा ही करता है। इसके बाद बारी आ जाती है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स की शॉर्ट फॉर्म होती है RBCs। ये रेड ब्लड सेल्स जो भी होते हैं इनका काम क्या है? इट कंटेन हेमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो करने का काम होता है रेड ब्लड सेल्स का। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर देता है। इसके बाद प्लेटलेट्स को देख लेते हैं। इसमें है दीज हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। अगर हमारी बॉडी में कहीं पर कट लग जाता है तो खून जमने का काम जो है ना, खून जमाने का जो काम है ना वो प्लेटलेट्स का होता है। प्लेटलेट्स से खून को वहीं पर जमा देता है, खून का थक्का बना देता है ताकि हमारी बॉडी ब्लड लूज ना कर दे। अगर ब्लड लूज हो गया तो भाई ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? हम अलाइव ही नहीं रह पाएंगे। इसीलिए ब्लड को क्लोट करने का काम प्लेटलेट्स वहीं पर इंस्टेंट कर देता है। कुछ ही देर में ब्लड क्लोट हमारा हो जाता है। आगे बात करेंगे व्हाइट ब्लड सेल। चौथा कंपोनेंट ये ब्लड का है। व्हाइट ब्लड सेल्स की शॉर्ट फॉर्म होती है WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड जर्म्स। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये फाइट करते हैं भाई जो भी बैक्टीरिया होता है, वायरसेस होते हैं, जर्म्स होते हैं जो बाहर के एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी में आ जाते हैं, उन सभी से ये फाइट करके उनको खत्म करने का काम करता है। तो जो भी ब्लड और उसके कंपोनेंट और उनके वर्क क्या क्या है सारी चीजें हमने समझ ली। भाई अब ब्लड जो है ना वो अपने आप से मूव नहीं करता है हमारी बॉडी में। ब्लड को मूव कराने के लिए हमें एक पंप की जरूरत होती है, और वो पंप कौन सा होता है? यहां पर दिया है द हार्ट पंप द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। जो भी ब्लड है उसको ब्लड वेसल्स में पंप करता है हमारा हार्ट, उसको मूव कराता है। तो हार्ट को हमें डिटेल में समझना पड़ेगा, डायग्राम से समझेंगे इसको नेक्स्ट
पेज पर। बात करते हैं दिल की यानी कि हार्ट की। हार्ट का डायग्राम यहां पर आपको दिया गया है। डायग्राम को सबसे पहले समझ लेते हैं भाई। सबसे पहले ऊपर की तरफ ये वेना कैवा है अपर बॉडी से, नीचे की तरफ भी वेना कैवा है, ये आती है लोअर बॉडी से। हार्ट जो है उसके 4 पार्ट होते हैं। राइट एट्रियम, जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये राइट एट्रियम है। राइट वेंट्रिकल जो है ये हार्ट में नीचे की तरफ राइट साइड में होता है। इसके बाद लेफ्ट एट्रियम होता है, यहां पर आपको दिख रहा होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है यहां पर होता है। बिल्कुल सिंपल है। ऊपर वाले जो 2 पार्ट होते हैं उनको हम एट्रियम बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। और नीचे वाले जो 2 पार्ट होते हैं हार्ट के उनको वेंट्रिकल कहा जाता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। बहुत सिंपल है। इसके अलावा सेप्टम होता है, ये बीच में जो दीवार सी होती है बहुत मोटी सी, ये सेप्टम होता है। ये यहाँ पर पुल्मोनरी वेन्स होती हैं, पुल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, और ऊपर की तरफ यहाँ पर होता है ऑर्टा। जो भी वेना कैवा है ऊपर वाली और नीचे वाली आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और ऑर्टा है, ये ब्लड को सर्कुलेट करती हैं हार्ट बॉडी से हार्ट तक और हार्ट से बॉडी तक। अब डिटेल में समझ लेते हैं भाई हार्ट क्या होता है। डायग्राम तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। हार्ट के बारे में दिया है, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, इट हैव 2 साइड्स सेपरेटेड बाय मस्कुलर वॉल। हार्ट हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसकी 2 साइड होती हैं, इसके बीच में मस्कुलर वॉल होती है जिसे हम सेप्टम कहते हैं। इट हैव 4 चैम्बर्स, इसके टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। भाई देख सकते हो चारों चैम्बर्स को मैंने सर्कल कर दिया है। 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं भाई? लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है एंड राइट वेंट्रिकल होता है। ये 4 चैम्बर्स इसके होते हैं। हार्ट की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई दिल काम कैसे करता है, भाई दिल धड़कता है किसी के लिए तो वो ब्लड फ्लो करने के लिए धड़कता है, ठीक है। तो आप गलत भावनाओं में बह जाते हैं कि मेरा दिल तो उसके लिए धड़कता है, लेकिन दिल के धड़कने का एक ही काम होता है, वो ब्लड को सर्कुलेट करता है, फ्लो कराता है, पंप करता है हमारी बॉडी में ताकि ट्रांसपोर्टेशन हो सके। तो हाउ हार्ट वर्क्स, कैसे काम करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम। जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेना कैवा जो भी हमारी होती हैं अपर बॉडी से और लोअर बॉडी से, उसके थ्रू ये सबसे पहले आ जाता है यहां पर राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में जो ब्लड आया है वो उसके बाद आ जाता है नीचे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ये इस तरह से पिचक जाता है, ठीक है, ये इस तरह से पिचक जाता है और ये इस जो भी यहां पर राइट वेंट्रिकल में ब्लड है उसको वो फ्लो कर देता है पुल्मोनरी आर्टरीज से हमारी लंग्स की तरफ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स में जो भी ब्लड गया है डीऑक्सीजनेटेड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में छोड़ देगा एल्वियोली में और ऑक्सीजन कैरी कर लेगा। यही चीज आगे यहां पर लिखी गई है, विच देन पम्प्ड टू योर लंग्स बाय राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल आपको लंग्स, जो भी ब्लड है उसको लंग्स तक पंप कर देता है आर्टरीज के थ्रू, वेयर इट ड्रॉप कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैरी ऑक्सीजन। जहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉप कर देता है, ऑक्सीजन कैरी कर लेता है। ऑक्सीजन उसने कैरी कर ली तो अब ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कम्स टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू वीन्स से, जो पुल्मोनरी वीन्स होती हैं इनके थ्रू वो लेफ्ट एट्रियम में यहां पर वो आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद नीचे की साइड कहां पर आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल पिचक जाता है ऐसे यहां से और इस ब्लड को ऑर्टा, जो हमारी ये एओर्टा है, इसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी में भेज देता है उस ब्लड को, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है हमारा हार्ट। लेफ्ट एट्रियम थ्रू वीन्स के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है, विच देन पम्प्ड टू बॉडी पार्ट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू ओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल से उसको पंप कर दिया जाता है ओर्टा के थ्रू हमारी बॉडी में। इस तरह से काम करता है हमारा हार्ट। हार्ट क्या है, डायग्राम भी हमने समझ लिया, किस तरह से काम करता है ये भी हमने समझ लिया। तो हार्ट वाला कॉन्सेप्ट हुआ हमारा कंप्लीट। चलो हार्ट से रिलेटेड एक और चीज थोड़ा सा और डिटेल में आप समझ पाओगे, उसको समझते हैं नेक्स्ट पेज पर।
एक सिस्टमैटिक सा डायग्राम यहाँ पर आपको हार्ट मिलेगा, इसमें ऊपर की तरफ लंग्स हैं और नीचे की तरफ हमारी बॉडी है। इसको समझो। देखो, सबसे पहले जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देता है हमारे लंग्स के लिए। यहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉप कर देता है, ऑक्सीजन कैरी कर लेता है। ऑक्सीजन कैरी करने के बाद पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारा कहाँ पर आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में ये आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद नीचे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल में ये आ जाता है। वेंट्रिकल इसको ओर्टा के थ्रू पंप कर देता है हमारी बॉडी में। बॉडी में जहां जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत होती है ब्लड ऑक्सीजन ड्रॉप कर देता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर लेता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वेना कैवा के थ्रू इस वो जो भी हमारा हार्ट है इसमें वापस से आ जाता है। फिर ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है। पूरी बॉडी में जो भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फ्लो होता रहता है। डीऑक्सीजनेटेड लंग्स की तरफ जाता है, ऑक्सीजनेटेड बॉडी के पार्ट्स की तरफ जाता है। अब जो भी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे रिलेटेड एक चीज यहां पर हमें दी गई है, आर्टरीज और वेनिस से रिलेटेड। तो यहां पर है दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट। जो भी हमारी आर्टरीज होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से हमारे सभी बॉडी पार्ट्स तक है। इसमें एक एक्सेप्शन है गाइज, पुल्मोनरी आर्टरीज एक ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती है हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स तक। सिर्फ यही नहीं करती है, बाकी सारी की सारी आर्टरीज का काम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना होता है, हार्ट से सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना होता है। आर्टरीज के बारे में आगे दिया है, दीज आर थिक एंड इलास्टिक, ये बहुत मोटी होती हैं और इलास्टिक होती हैं यानी कि इजीली बेंड हो जाती हैं। द स्मॉलेस्ट वेसल विच आर वन सेल थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज है। और आर्टरीज में ही जो एक सेल जितनी मोटी होती हैं उनको कैपिलरीज कहा जाता है। ये बहुत छोटी छोटी वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसके बाद बात करते हैं वेन्स की। वेन्स में क्या है, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट एक्सेप्ट पुल्मोनरी वेन्स है। जो भी वेन्स होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हमारे बॉडी पार्ट्स से हार्ट की तरफ। लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, पुल्मोनरी वेन जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती है। इसके अलावा जितने भी वेन्स हैं वो सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। दीज आर थिन एंड लेस इलास्टिक, जो हमारी आर्टरीज हैं ये तो थिक होती हैं और काफी इलास्टिक होती हैं, लेकिन वेन्स के बारे में कहा गया है कि भाई ये पतली होती हैं और कम इलास्टिसिटी इनमें होती है। हार्ट और जो भी हमारी आर्टरीज वेन्स होती हैं कंप्लीट हमने यहां पर समझ लिया है कि जो भी ह्यूमंस हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, ब्लड के थ्रू होता है और ब्लड को किस तरह से पंप करता है हमारा हार्ट, आर्टरीज और वेन्स में। ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में एक और चीज होती है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, उसको क्या कहते हैं उसको समझने के लिए मूव करेंगे गाइज नेक्स्ट पेज पर। ब्लड के अलावा कंपोनेंट होता है लिम्फ, ये भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। लिम्फ के बारे में यहां पर दिया है, दिस इज ऑल्सो ए ट्रांसपोर्टर फ्लूइड, ये भी फ्लूइड होता है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द लिम्फ। अब ये लिम्फ बनता कैसे है भाई, पोर्स होते हैं कैपिलरीज के अंदर, उसमें से कुछ प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स जो है ना वो निकल जाते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है टिश्यूज का उसके अंदर वो निकलकर लिम्फ का निर्माण कर लेते हैं और ये लिम्फ भी कुछ हद तक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी कि जो भी नेसेसरी चीजें होती हैं हमारी बॉडी के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। ह्यूमंस में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड के थ्रू या फिर लिम्फ के थ्रू, हार्ट और आर्टरीज वेन्स, सारी डिटेल हमने समझ ली है। अब प्लांट्स में कैसे होता है ये समझने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं प्लांट्स में किस तरह से होता है। तो इसके बारे में दिया है, देयर आर टू ट्रांसपोर्टर टिश्यू इन प्लांट्स। प्लांट्स में दो ट्रांसपोर्टर टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं भाई। सबसे पहले जाइलम की बात कर लेते हैं। जाइलम का काम क्या होता है, इसके तीन काम यहाँ पर हमारे लिखे गए हैं। इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट्स टू हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द
प्लांट है। जो भी हमारे प्लांट होते हैं उसमें पानी और मिनरल्स रूट्स से लेके जो भी प्लांट के ऊपर वाला पार्ट होता है, जो लीव्स होती हैं, वहां तक ये पहुंचाने का काम करता है। जाइलम के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर और मिनरल्स का जो भी रूट्स होती हैं, रूट्स से लेके लीव्स तक, यानी कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। इट ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड, ये सिर्फ ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन करता है, किसी भी वाटर या फिर मिनरल को नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपीरेशन, ये किस तरह के प्रिंसिपल पर काम करता है भाई? ट्रांसपीरेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। पहले जाइलम के जो जो भी काम है वो हमने यहां पर समझ लिए हैं, किस तरह से जो भी प्लांट है उसमें जाइलम ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तीनों पॉइंट डिटेल में हमने समझे। अब बात करेंगे यहां पर फ्लोएम की। फ्लोएम में सबसे पहले कहता है इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। भाई फ्लोएम में क्या होता है? खाना बनता है लीव्स में, तो जो भी खाना बनता है लीव्स में उसको नीचे की तरफ प्लांट के अदर पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के थ्रू इसमें होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में कहा गया है इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। फ्लोएम में नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ, दोनों तरफ यहां पर ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो जाता है। लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? जो भी फूड होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन ये करता है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। इसके बाद थर्ड वाले पॉइंट पर आ जाओ। इसमें है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। भाई ट्रांसपीरेशन प्रिंसिपल पर काम करता है जाइलम एंड ट्रांसलोकेशन प्रिंसिपल पर काम करता है फ्लोएम। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? जो भी खाना बनता है लीव्स में उसके प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचाने का जो काम होता है उसे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। ध्यान रखना है, ट्रांसपीरेशन और ट्रांसलोकेशन इन दोनों से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है भाई जाइलम और फ्लोएम इनके काम क्या क्या होते हैं, किस किस तरह से ये वर्क करते हैं। अब बात करते हैं भाई ट्रांसपीरेशन की। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। भाई ट्रांसपीरेशन में जो भी प्लांट का अपर पार्ट होता है, यानी कि लीव्स होती हैं, ऊपर की तरफ जो लीव्स होती हैं वहां से वाटर लूज होता है। ट्रांसपीरेशन वाला जो प्रोसेस है इसको डिटेल में हम एक्सक्रीशन वाले पार्ट में समझेंगे, जब प्लांट में एक्सक्रीशन है वो किस तरह से होता है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो कि वाटर का लॉस होता है पार्ट ऑफ प्लांट जो एरियल होता है वहां से, यानी कि ऊपर वाला प्लांट का पार्ट होता है वो वाटर को लूज कर देता है वेपर की फॉर्म में। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमने प्लांट भी समझ लिया है किस तरह से होता है प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन, और ह्यूमंस में भी समझ लिया है। तीसरा लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस और प्लांट्स में कैसे होता है डिटेल में समझने के बाद अब आखिरी चौथा लाइफ प्रोसेस एक्सक्रीशन है, इसको समझने के लिए चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। फोर्थ लाइफ प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन। इसमें दिया गया है द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी जनरेट मैनी काइंड ऑफ वेस्ट। इट इज अ प्रोसेस इन विच वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं या फिर एनर्जी क्रिएट होती है हमारे सेल्स में, वहां से जो भी वेस्ट जनरेट होता है ना, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है ना, उसी को एक्सक्रीशन कहा जाता है। अब ये किस किस तरह का वेस्ट जनरेट होता है और उसको कैसे बाहर निकाला जाता है, इसके बारे में तो आपने कुछ चीजें तो पहले से ही समझ ली हैं। जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन सा होता है? डाइजेस्टिव वेस्ट होता है, जो हमारा खाना हम खाते हैं वो खाने में से कुछ पार्ट बच जाता है। डाइजेस्टिव वेस्ट जो भी होता है वो वाया एनस बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से। इस डाइजेस्टिव वेस्ट के बारे में हम एनस से जो बाहर निकाला जाता है इसके बारे में हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी वेस्ट होता है, भाई हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, रिएक्शन होता है सेल के अंदर, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होता है हमारी बॉडी में वो कार्बन डाइऑक्साइड एक रेस्पिरेटरी वेस्ट होता है, उसको वाया नोज बाहर बॉडी से निकाल दिया जाता है। अब एक वेस्ट बच जाता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड और वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह की चीजें होती हैं। इनको किस तरह से बॉडी से, ह्यूमन
बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ये सारी चीजें हमें समझनी होंगी एक्सक्रीशन प्रोसेस में। तो डिटेल में सबसे पहले समझेंगे ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम। उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर किडनियाँ दिखाई देंगी। दो राजमा की शेप की किडनियाँ होती हैं भाई। जो ब्लू कलर की है ये वेना केवा है, रेड कलर की ऑर्टा है। इसके अलावा जो हमारी किडनीज से कनेक्ट होती हैं रेनल आर्टरी रेड कलर की है और रेनल वीन ये ब्लू कलर की है। इसके अलावा यूरेटर ये वाली पाइप हमारी होती है। यूरेनरी ब्लैडर ये गोल सी शेप का आपको दिखाई दे रहा है और इसके एंड में होता है यहाँ पर यूरेथ्रा। ये डायग्राम होता है ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का। अब इस पे ये बात कर लेते हैं इसके बारे में हमें क्या दिया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। जो भी चीजें मैंने डायग्राम में बताई हैं भाई, 2 किडनी होती हैं, यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। ये इन 4 चीजों से मिलके बना होता है। अब इनकी डिटेल बात कर लेते हैं भाई। किडनी जो है उनका काम क्या होता है भाई। किडनीज के बारे में दिया है इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्टेज। जो भी हमारा ब्लड होता है उसको ये फिल्टर करती है और उसमें से जो भी वेस्ट होता है ना उसको रिमूव ये कर देती है, उसको अलग ये कर देती है। इसके बाद जो वेस्ट है वो कहां पर जाता है भाई, वो जाता है यूरेटर्स में। इट ड्रेन आउट द यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर क्या होता है भाई, जो ये पाइप आपको दिख रही है ना ये होता है यूरेटर्स है। जो भी यूरेटर्स होती हैं, दोनों किडनी से 2 यूरेटर्स होती हैं। ये यूरिन यानी कि जो मूत्र होता है, ब्लड से अलग जो मूत्र किया गया है, यूरिन अलग किया गया है, उसको किडनी से यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करता है यूरेटर। इसके बाद आगे यहां पर आ जाता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, इट स्टोर द यूरिन। जो भी मूत्र होता है वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है। आगे यहां पर आता है यूरेथ्रा। भाई यूरेथ्रा क्या है, ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड बॉडी। यूरेथ्रा क्या करता है भाई, जो भी मूत्र संगठित हुआ है, जो भी मूत्र यहां पर इकट्ठा हुआ है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। इस तरह से काम करता है ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। आप कहोगे भैया जो भी हमारी किडनी है वो ब्लड में से वेस्ट को अलग कैसे करती है, ऐसा क्या होता है इस किडनी के अंदर, तो इस वाले पॉइंट पे आ जाओ। किडनी हैव अ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। भाई किडनी के अंदर बहुत सारी नेफ्रॉन्स होती हैं जो ब्लड से वेस्ट को अलग करती हैं। अब ये नेफ्रॉन्स क्या होती हैं भाई, थोड़ा सा हमें डिटेल में इसके बारे में समझना पड़ेगा और उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। किडनीज के अंदर होती हैं बहुत सारी नेफ्रॉन्स जो काम करती हैं हमारे ब्लड को फिल्टर करने का। भाई इसका डायग्राम आपके सामने यहाँ पर बनाया गया है। डायग्राम में सबसे पहले डिटेल से समझना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो भी रेनल आर्टरी है जो आपको यहाँ पर दिख रही है रेड कलर की, ये रेनल आर्टरी है। इसके बाद ये गोल सा आपको दिखाई दे रहा है, ये बोमन कैप्सूल है। इसके बाद जो ट्यूबुलर पार्ट है यहाँ पर देखो, बोमन कैप्सूल यहाँ पर है, इससे ये ट्यूब सी आपको दिखाई दे रही है येलो कलर की ट्यूब, ये होता है ट्यूबुलर पार्ट। ठीक है, ऊपर की तरफ मैंने लिखा है, इसका एरो लगा देता हूं, ये येलो होता है ट्यूब वाला पार्ट जिसे ट्यूबुलर पार्ट हम कह सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पर कैपिलरीज होती हैं, जो ये आपको दिख रही हैं, छोटा छोटा जाल होता है यहाँ पर कैपिलरीज का। और नीचे की तरफ जो हमारी ये पाइप है येलो कलर वाली, ये इसे कहते हैं हैनलीज लूप, जब ये यहाँ से यू टर्न लेता है। इसके बाद जो भी हमारा ये यू टर्न लेने के बाद येलो वाली पाइप इस बड़े से पार्ट में ऐड हो जाती है। इसमें आपको दिखेगा जगह जगह पर क्या है, ये डक्ट्स होते हैं ये। ठीक है, तो डक्ट्स क्या होते हैं हमारे, एरो मैंने लगा दिया है। ये डायग्राम होता है हमारा नेफ्रॉन का। अब एक्चुअल में नेफ्रॉन काम किस तरह से करती है ये समझते हैं। तो नेफ्रॉन्स आर फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनीज। भाई फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं ये किडनी के अंदर, किडनी का ही ये पार्ट होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू डक्ट एंड अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज बोमन्स कैप्सूल। ये कंसिस्ट होती है ट्यूब का और डक्ट का और एक कप शेप स्ट्रक्चर का, जिसे बोमन कैप्सूल कहा जाता है। डायग्राम में भी मैंने आपको दिखा दिया है भाई, डक्ट क्या होता है, बोमन कैप्सूल क्या होता है, और जो भी ये ट्यूब है ये क्या होती है, सारी चीजें मैंने बता दी। अब जो भी नेफ्रॉन के अंदर बोमन्स कैप्सूल होता है और हैनलीज लूप होता है, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बोमन्स कैप्सूल क्या करता है, इट फिल्टर्स ब्लड एंड कलेक्ट
यूरिन। जो भी यहाँ पर बोन कैप्सूल्स है इसके अंदर क्या होता है, ब्लड आता है, ये ब्लड में से जो भी वेस्ट है उसको फिल्टर कर लेता है और इस पाइप के थ्रू यहाँ पर भेज देता है नीचे की तरफ, ये उसे वेस्ट जो है उसको भेज देता है। और जो यहाँ पर ब्लड है वो फिल्टर्ड ब्लड है उसको यहाँ से बाहर भेज देता है दूसरी यहाँ पर जो भी लगी हुई हैं आर्टरीज उनके थ्रू। जो भी वेस्ट है वो इस पाइप के थ्रू यहाँ पर नीचे आ जाता है, कहां पर, हेनलीज लूप में। अब हेनलीज लूप में क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड वाटर। जो भी वेस्ट है अगर उसमें ग्लूकोज की क्वांटिटी है, अमीनो एसिड की क्वांटिटी है या फिर वाटर की क्वांटिटी है तो उसका दोबारा से यहां पर एब्जॉर्प्शन होता है और जो भी वेस्ट बचा है वो आगे यहां पर डक्ट्स के थ्रू यहां पर आ जाता है। डक्ट्स में जाने के बाद क्या होगा, देन यूरिन एंटर्स इनटू यूरेटर थ्रू डक्ट्स एंड कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर। जो भी डक्ट्स हैं उसके बाद यूरेटर के थ्रू ब्लड में जो भी वेस्ट होता है डक्ट्स में जाने के बाद यूरेटर के थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर हो जाता है, उसके बाद बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से वर्क होता है नेफ्रॉन का। और नेफ्रॉन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस पूरे पूरे इसके बनते हैं। सो नेफ्रॉन्स के साथ साथ हमने क्या किया है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ह्यूमंस का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है डिटेल में कंप्लीट हमने कर लिया है। अब प्लांट्स में भी तो ऐसा होता होगा कि वेस्ट जनरेट होता है, प्लांट कैसे अपने वेस्ट को बाहर निकालता है ये समझना होगा हमें। उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट आता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। जो भी प्लांट में एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो कैसे बाहर निकलता है। इसमें सबसे पहले यहां पर दिया है प्लांट रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। जो भी प्लांट होते हैं उसमें ऑक्सीजन कहां से, ऑक्सीजन इसमें प्लांट में एक्स्ट्रा होती है हमारे लिए। ह्यूमन बॉडी इनहेल करती है ऑक्सीजन और बाहर निकालती है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट में उल्टा होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलती है भाई, जो भी स्टोमेटा होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं प्लांट की पत्तियों के अंदर, इस तरह से आप देख सकते हो इन छोटे छोटे छेदों से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट में यहां पर दिया है एक्सेस वाटर रिमूव्ड थ्रू स्टोमेटा बाय ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। अगर एक्स्ट्रा वाटर है, वाटर रूट्स के थ्रू अंदर जाता है, अगर ज्यादा पानी डाल दिया गया है किसी पौधे में तो उसकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर छोटे छोटे छेद स्टोमेटा से उस पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, जो भी पानी एक्स्ट्रा उसमें हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर आ जाता है प्लांट ऑल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बाग्स। तने से क्या होता है, पेड़ की छाल अलग हो जाती है या फिर जो पुरानी पत्तियां होती हैं पेड़ से वो भी अलग हो जाती हैं। तो वे भी जो बार्क है पेड़ की या फिर पुरानी पत्तियां हैं वो भी क्या है, काइंड ऑफ वेस्ट हैं प्लांट के लिए, इसलिए प्लांट से वो अलग हो जाती हैं। जो भी ह्यूमंस हैं, जो भी प्लांट्स हैं, उनमें एक्सक्रीशन किस तरह से होता है सारी चीजें हमने समझ ली हैं। तो जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, चारों के चारों लाइफ प्रोसेसेस प्लांट्स में किस तरह से होते हैं और ह्यूमंस में किस तरह से होते हैं डिटेल में हमने समझ लिया है। तो चैप्टर का ये लास्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है गाइस कंप्लीट। इसी लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 10th की मैथ और साइंस की वीडियोज इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 की जो भी क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो है उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और क्लास 10th में साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक, सभी को एक प्लेलिस्ट में इकट्ठा किया गया है। सभी चैप्टर्स को अगर आपने देखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लेलिस्ट का जो लिंक है उसको अपने क्लासमेट्स के साथ भी आपने शेयर जरूर कर देना है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।